सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग अपना रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा अंतिम टॉपिक चल रहा था कि अणु संख्य गुणधर्म जो होता है और उसके मूलक द्रव्यमान की गणना करना, द्रव्यमान निकालना उसका। इसमें मैंने 4 बिंदु आपको बताए थे कि विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन होता है, विलयन का जो हिमांक होता है उसका अवनमन होता है, विलयन के क्वथनांक का उन्नयन होता है, और ये अंतिम है आपका विलयन का परासरण और परासरण दाब। तो इन 3 को जो है इसके पहले मैं एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो के माध्यम से और उसके जो न्यूमेरिकल परीक्षा में हमारे बनते हैं जिस तरह के, उस तरह के प्रैक्टिस मैंने आपको कराया था। और ये आपका अंतिम टॉपिक है आज, जिसे हम करेंगे विलयन का परासरण और परासरण दाब। देखिए, सबसे पहले जो विलयन के बारे में मैंने बताया था आपको कि विलयन आप पहले ही पढ़े थे, तो इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये विलेय प्लस विलायक, इन 2 चीजों को मिलकर बना होता है। किसी 2 चीज को जब हम आपस में बोलते हैं, एक चीज कम मात्रा में उपस्थित होता है, एक अधिक में। जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी चीज को हम विलेय को विलायक में मिलाते हैं, जैसे एक साधारण से एग्जाम्पल से हम आपको बताएं, आप महसूस कर सकते हैं। जैसे तवे पे रोटी बनती है तो रोटी क्या होती है, फूलती है। ठीक, वो रोटी फूलती है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, जो उसके अंदर उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें उपस्थित होता है, जिसके कारण वो फूलता है। ठीक है, लेकिन बाहर की जो गैस का वो दबाव होता है वो अधिक होता है, कम होता है, थोड़ी देर बाद वो अपने आप पिचक जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। किशमिश का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। किशमिश का उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पानी में उसे रखते हैं तो वो फूल जाता है। ठीक है, तो वो जो होता है आपका, उसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज को विलायक में मिलाते हैं तो जो पदार्थ होता है, तत्व होता है हमारा, उसकी सांद्रता कुछ और होती है, और जिसमें मिलाते हैं उसकी सांद्रता कुछ और होती है। तो वो जो है 2 प्रकार की, एक कम जो होता है उसके लिए हम तनु का इस्तेमाल करते हैं, तनु जिसको कहा जाएगा नहीं वो कम, और सांद्र जो होता है, सांद्र मतलब अधिक हो गया, अधिक। ठीक है, उनकी सांद्रता। तो वो क्या करते हैं कि जैसे किशमिश को जब आप पानी में रखते हैं तो पानी के जो अणु हैं, किशमिश के लिए क्या होगा, जैसे किसी ने किशमिश रख दिया और कुछ पानी है, तो किशमिश का एक अंदर का वातावरण होगा उसका, और उसके लिए अंतः वातावरण उसे कहेंगे, और पानी का जो परिपेक्ष है वो उसके लिए बाह्य वातावरण होगा। तो अंतः और बाह्य वातावरण के बीच की सांद्रता का जो दबाव होता है, जो अंतर होता है, उसी के कारण जो है ये क्या होता है, परासरण या परासरण दाब। तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसको उसमें मिलाते हैं तो जिसका दाब सांद्रता कम होता है, तनु सांद्र जो होंगे, तनु सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, जो अधिक सांद्र होगा उसकी तरफ क्या होता है कि विलेय के जो कण होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका प्रवाह होता है। इसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं, परासरण। यानी किसी भी विलयन में विलेय के कणों का
तनु सांद्रता की ओर से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह का जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं? और जब ये विलायक की ओर अग्रसर होता है, प्रवाह करता है, तो विलायक के कण क्या करते हैं? उस प्रवाह का विरोध करते हैं और उससे जो दाब विलेय के कणों पे लगता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो विलायक के कण महसूस करते हैं उस दाब को, उसे हम कहते हैं परासरण दाब। क्या कहते हैं? परासरण दाब। और परासरण दाब को पाई से दिखाते हैं। किससे? पाई से। अब जो इसका फार्मूला होता है, वो दाब जो होता है वो क्या होता है? सांद्रता और ताप ये दोनों के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। जब इसे आप बताएंगे तो यहाँ हम यूज करते हैं R, जो एक नियतांक होता है। ठीक है, ये हो गया आपका परासरण दाब, ये हो गई सांद्रता, ये हो गया T और टेम्परेचर यानी ताप, और R हो गया नियतांक जिसकी वैल्यू 0.814 और 0.083 तो होती है। आप लोग 11वीं क्लास में इसे पढ़े भी होंगे। अब इसी सांद्रता को अगर हमें निकालना हुआ तो हम C की जगह क्या रखेंगे? वैल्यू C की जगह हम रखेंगे M2/V, यानी कि जो दूसरा कण है उसके हम मॉलिक्यूल को उसके वॉल्यूम में भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगी उसकी सांद्रता। ठीक है, N2/V नंबर ऑफ मोल। अब ये N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा? M2/W। किससे निकलेगा? W2/M2, यानी कि उसका जो मात्रा होगा उसमें पूरे द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो ये आपका। अब यहां से आप अगर M2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? W2RT अपॉन पाई, यानी कि आप दाब इसमें निकाल सकते हैं और इसके मोलर द्रव्यमान की गणना आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। पाई इक्वल टू CRT और M2 इक्वल टू WRT अपॉन पाई V, जहां W2 क्या है? जो विलायक के कण है उसके पदार्थ की मात्रा, R हो गया नियतांक, T हो गया टेम्परेचर, V हो गया वॉल्यूम, पाई हो गया परासरण ताप, M2 हो गया मोलर द्रव्यमान। आइए इस पे एक न्यूमेरिकल में आपको करा देता हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल है आपका, मैं पढ़ दे रहा हूं। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इसका परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान, यानी कि देखिए पाई की वैल्यू दे रखा है 2.57 × 10⁻³ बार। ठीक है, V की वैल्यू दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसे लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा और ये हो जाएगा 0.2 लीटर। टेम्परेचर आपका 300 केल्विन दे रखा है। R की वैल्यू दे रखा है 0.08। M2 आपको क्या करना है? अब देखिए M2 आपको निकालना है और W2 की वैल्यू दे रखा है 1.26। अब ये सारी वैल्यूज को आप इसमें पुट करेंगे, M2 का मान निकल के आ जाएगा कितना? 61.02 ग्राम पर। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने देखा चारों टॉपिक को। मैंने इसमें बताया आपसे कि ये जो 4 बिंदु होते हैं उनमें ये फार्मूले होते हैं, इन फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे इस तरह से कि आपका दूसरे अध्याय का जो विलयन हम लोग पढ़ रहे थे उसका ये अंतिम टॉपिक था, अणुशक्ति गुणधर्म और मोलर द्रव्यमान की गणना करना। जो आपके सिलेबस में है आगे 2 टॉपिक जो है उन्हें आपको हटा दिया गया है। तो ये आपका दूसरा अध्याय इस तरह से पूरा हुआ। तो इसके पहले जितने वीडियोज मैंने आपको दिए हैं, न्यूमेरिकल्स कराए हैं और इस तरह की न्यूमेरिकल्स की भी आप अपनी किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किताब की सहायता से वीडियोज को देख के
नोट्स बना सकते हैं, जो समस्या हो उसे आप पूछ सकते हैं। और दूसरा अध्याय आप इस तरीके से अपना अच्छे से पूरा करिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो नए अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।